60 सेकंड में न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दाना तूफान की, जो ओडिशा के तटीय क्षेत्र से टकरा गया है, दस्तक हो गई है। रात को लगभग 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच जो दाना तूफान है ये तटीय क्षेत्र में पहुंचा और उस वक्त उसकी जो रफ्तार थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जब देर रात ओडिशा के तटीय इलाकों से तूफान टकराए उसके बाद स्थितियां क्या बनी, तेज हवाएं चली और भद्रक में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। हालांकि जानमाल के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर अब हवाई सेवा शुरू हो गई क्योंकि तूफान का जो असर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। रात को 1:30 से 3:30 बजे के बीच इसका लैंडफॉल हुआ। उस वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की थी। हालांकि अब वो जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो रही है। 9 बजे भुवनेश्वर में एयरपोर्ट सेवा को शुरू करने का वक्त था, लेकिन फिलहाल जब तूफान का असर कम हो रहा है तो 8 बजे से ही एयरपोर्ट की जो सेवाएं हैं वो शुरू हो गई हैं और दोपहर तक ये माना जा रहा है कि तूफान पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ओडिशा की है और भद्रक जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा जो असर है यहीं पर देखने को मिला है। कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई बड़ी सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी जब तूफान थम जाएगा उसके बाद ही ठीक आकलन हो पाएगा कि कितना नुकसान दाना तूफान ने किया है। दाना के लैंडफॉल के साथ चक्रवाती तूफान का कहर दिखना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र से सटे इलाकों में तेज हवाओं का कब्जा है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। दरअसल दाना तूफान ने पिछली रात एक घातक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया और फिर तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों से टकराया। तूफान की वजह से बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना के अलावा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली में बारिश हो रही है और झारग्राम के अलावा बांकुड़ा भी बारिश की चपेट में है। इधर ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। राज्य के भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और खुर्दा जिलों में कल सुबह तक भारी बारिश जारी रहेगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बने शेल्टर हाउस में लोगों ने शरण ली है। प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद हैं, उन्हें शेल्टर होम्स में तब्दील किया गया है। प्रभावित इलाकों में पर्यटकों से होटल खाली करा लिया गया है। पुरी और कोणार्क के मंदिर भी बंद हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। तूफान के असर से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम खोले गए हैं जो 24 घंटे काम कर रही हैं। जब दाना तूफान ओडिशा के तट से टकराए उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता समुद्र तट से केवल 200 मीटर की दूरी पर थे। उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जो दाना तूफान है वो हिट कर गया है, यानी कि उसका लैंडफॉल हो गया है और इस वक्त जो है यहाँ पर करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खड़े होना मुश्किल है। हालांकि हम बता रहे हैं हम इस वक्त समुद्र तट के आसपास नहीं है, वहाँ से करीबन जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इस वक्त यहाँ खड़े रहना मुश्किल है। उसकी वजह क्या, देखिए काफ़ी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज पानी की जो बूंदे, ऐसा लग रहा है कि आपका अगर आप कोई कपड़ा पहने भी हुए हैं तो उसको भी चीर करके जो है निकल जाएंगे। इस तरीके की यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ होगा, ऐसी जानकारी मिली है कि ये चक्रवाती तूफान इसका लैंडफॉल हुआ है और एबीपी न्यूज़ मौजूद है उसी जगह पर, उसके एक तरह से जो केंद्र है उसके बेहद ही नज़दीक। यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। दाना तूफान का प्रकोप लगातार जारी है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है और हालात इस कदर हैं कि बाहर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। है वो टकराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। चक्रवाती तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से हवा चल रही है। इसी वजह से देखिए कैमरे पर जो है लगातार बारिश की बूंदें आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में हम जो है कैमरा का लेंस भी साफ करें, क्योंकि आसान नहीं है इस वक्त ये तस्वीरों को कैप्चर करना। यहाँ के इस वक्त जो है अपडेट है वो ये है कि रात में 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में ये तूफान, चक्रवाती तूफान दाना टकराया है इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यानी कि जो धामरा पोर्ट है इससे मुश्किल से जो है 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में। और अभी भी यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि तूफान टकरा करके पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तूफान के टकराने की प्रक्रिया है वो चल रही है और अभी भी
चक्रवाती तूफान का जो पिछला हिस्सा है वो तट से टकरा रहा है। तूफान दाना के असर से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। सीएम ममता बनर्जी रात भर सचिवालय में रहीं और हालात पर उन्होंने नजर बनाए रखी। इस वक्त जो है जो हालात है यहाँ पर, हवा इतनी तेज है कि आप एक जगह पर खड़े होकर के रिपोर्ट करना या बात करना या कुछ भी मुमकिन नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है क्योंकि कई जगहों पर जो है ऐसी जो जानकारियाँ मिलती हैं कि तार टूटते हैं और टावर्स जो ये मोबाइल टावर्स होते हैं उनमें दिक्कत आती है नेटवर्क में। तो इस तरीके की दिक्कतें ज़रूर आती हैं, लेकिन फिलहाल जो है कोशिश ये की गई है किसी भी तरीके की जान और माल का नुकसान ना हो। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं जो सीधे कैमरे में देख करके रिपोर्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि सीधे हवा के साथ में जो तेज पानी की बौछार आ रही है उसको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। राजेश, अगर आप जो है तस्वीरें थोड़ी सी दिखा सके क्योंकि इस वक्त हम सड़क पर हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेज़ हवा है। और ये जो तस्वीर है ये अगले 2 घंटे तो कम से कम इसी तरीके से रहेगी और ये अभी की नहीं है, ये रात में 11 बजे के बाद से लगातार इसी तरीके की तस्वीर बनी हुई थी। तो सबसे ज्यादा असर ओडिशा के भद्रक में देखने को मिल रहा है तूफान का, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री लगातार नजरें बनाए हुए हैं। वो पूरी रात सचिवालय में मौजूद रहे। चक्रवात तूफान दाना को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक अलर्ट है। तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कंट्रोल रूम पहुंची और रात भर निगरानी केंद्र में रहकर राहत इंतजामों की जानकारी लेती रही। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों में स्थिति पर नजर रखने के निर्देश। लोगों की जान बचाना सबसे अहम काम है। तूफान दाना की वजह से पश्चिम बंगाल में हवाई सेवाएं बाधित हैं। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं निलंबित की गई हैं। पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में भेजा गया ताकि तूफान के दौरान लोग महफूज रहें। राहत शिविरों में ही लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था है। तूफान दाना की वजह से रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। दाना से प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेन कैंसिल है। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद हैं। आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर हैं ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद के लिए पहुंच पाए। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी तारीख है। इससे पहले जेएमएम ने 2 उम्मीदवारों वाली एक और लिस्ट जारी की है। चंपाई सोरेन और गणेश महली अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने होने वाले हैं। झारखंड के सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गणेश महली को चुनाव मैदान में उतारा है। वो गणेश महली ही थे जिन्होंने साल 2014 और 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चंपाई सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों की उम्मीदवारी से एक बार फिर से चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इधर कांग्रेस ने भी झारखंड चुनाव के लिए 7 और उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी निशात आलम को पाकुड़ से टिकट दिया गया। तो वहीं बरही से अरुण साहू, कांके से सुरेश कुमार बैठा, पांकी से लाल सूरज, डाल्टेनगंज से के.एन. त्रिपाठी, विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी और छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर को टिकट मिला है। हालांकि कांग्रेस सोमवार को 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। एनआईए की ओर से ये इनाम घोषित किया गया है 10 लाख रुपए का। अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं और ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। मनोज, और क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो अनमोल बिश्नोई है उसका जो नाम है अब एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर शुमार हो गया है और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने घोषित किया है। आपको बताना चाहूंगा कि जो सलमान खान के ऊपर 15 अप्रैल को फायरिंग हुई थी उसकी जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई ने ली थी। इसके अलावा जो भी बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल हुआ है मुंबई के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। तो अब जो है शिकंजा एनआईए का कसता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है ही, साथ ही साथ अब अनमोल बिश्नोई के ऊपर भी 10 लाख रुपए का इनाम जो एनआईए ने घोषित किया है। जी, एलएसी पर भारत चीन समझौते का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। भारत चीन के सैनिकों की डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुकी है।
डेमचौक देपसांग में पॉइंट से वापसी हो रही है, ये जानकारी सामने आ रही है और हमारे साथ संवाददाता आशीष भी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी हम हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। ये कहा जा रहा है कि भारत चीन के सैनिकों के बीच में जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। डेमचौक का इलाका देपसांग में पॉइंट से वापसी सैनिकों की हो रही है, ये बड़ी खबर। एलएसी पर भारत चीन के बीच में जो समझौता हुआ उसका असर अब किस तरीके से दिखाई दे रहा है, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दोनों ही देशों के सैनिकों से जुड़ी ये जानकारी है। डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है दोनों जगहों में, डेमचौक और देपसांग का ये इलाका, ये बड़ी जानकारी जहां पर पॉइंट से वापस सैनिक आ रहे हैं। और आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, एलएसी को लेकर समझौता और रूस में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये जो खबर आ रही है, कितना महत्वपूर्ण है ये डिसएंगेजमेंट? देखिए, यही एक्सपेक्टेड था कि जब दोनों शीर्ष नेता रशिया में कजान में बायलैटरल मीटिंग के लिए मिलेंगे, उसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन कैसे करना है। उसके पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर के सहमति बन गई थी और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार उस पर इनएक्शन शुरू हो गया है और फौजों ने अपने आप को पीछे खींचना शुरू कर दिया गया। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक 2 पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम देपसांग की बात करें तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे 10, 11, 11A, 12 और 13, जहां बताया जा रहा था कि पेट्रोलिंग को बाधित किया था चीन ने, यहाँ तक घुस आए थे। और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि 2 कम से कम ऐसे बिंदु हैं जहां से फोर्सेज अपने आप को पीछे खींचना शुरू कर दिया है पीएलए और भारतीय सेना ने, जो कि बड़ी राहत की खबर है। भारत और चीन के बीच में डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई, अपने आप में बड़ी खबर है। डेमचौक में भी मैं आपको बताऊं कि चार्जिंग निलोंग नला करके जो जगह था उसको ब्लॉक किया हुआ था चीन ने, और जिस तरह की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इस जगह से भी संभवतः दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के कदम कुछ पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। और अगर इसको पूरी तरह से अचीव कर लिया जाता है सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर, अगर हम स्टेटस को आंटे यानी कि 2020 से पहले की यथास्थिति पर वापस जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गुरुवार को सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 531 रुपए गिरकर 78,161 रुपए पर आ गया। इससे एक दिन पहले सोना 78,692 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गुरुवार को चांदी की कीमत में 1,442 रुपए की गिरावट रही और चांदी 97,420 रुपए प्रति किलो के भाव पर आ गई। इसके एक दिन पहले चांदी 98,862 रुपए पर बंद हुई थी। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पार्टनरशिप किया है। एनवीडिया ने हिंदी एआई मॉडल भी लॉन्च किया है। अदानी विल्मर ने चालू कारोबारी साल के तिमाही नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के मुताबिक दूसरी तिमाही में उनका नेट प्रॉफिट 311.02 करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 130.73 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी सियासी खबर है। एनसीपी अजित में शामिल हो गए हैं जीशान सिद्दीकी। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कांग्रेस ने निष्कासित किया था और अब उन्होंने एनसीपी अजित ज्वाइन कर ली है। बांद्रा पूर्व से वो विधायक हैं। जीशान के साथ 4 और नेता भी अजित गुट में शामिल हो गए हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जीशान सिद्दीकी जो कांग्रेस से विधायक रहे हैं, कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद उन्होंने एनसीपी अजित ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी भी एनसीपी उन्होंने ज्वाइन की थी और अब बांद्रा पूर्व से विधायक जीशान सिद्दीकी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, उन्होंने एनसीपी अजित ज्वाइन कर ली है। जीशान के साथ 4 और भी नेता एनसीपी अजित गुट से जुड़े हैं। तो यह बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से। और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने निष्कासित किया था जीशान सिद्दीकी को और अब इन्होंने एनसीपी अजित ज्वाइन कर ली है और यहीं से उन्हें टिकट एनसीपी अजित ने दे दिया है। बांद्रा पूर्व से ही वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंबल अलग होगा और वो एनसीपी अजित गुट से ही चुनाव लड़ेंगे। बांद्रा पूर्व से विधायक हैं, कांग्रेस ने निष्कासित किया, लेकिन अब जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी अजित ज्वाइन कर ली है और उनके साथ 4 और नेताओं ने ये पार्टी ज्वाइन की है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, बड़ी सियासी खबर है और ये पूरी परिस्थितियां बन क्या रही थी?
जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही सुबह अजीत पवार गुट में 5 नेता शामिल हुए हैं। इसमें से एक प्रमुख नाम जो इस समय चर्चा का है वो है बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का, जो कि अब एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। देखिए बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार गुट ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जिशान सिद्दीकी ने आधिकारिक तौर पर ज्वाइन नहीं किया था। उनके ऊपर क्रॉस वोटिंग का एक एमएलसी चुनाव हुआ था जिन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की थी। उसके बाद से बगावती तेवर जरूर थे जिशान सिद्दीकी के, लेकिन आधिकारिक तौर पर एनसीपी गुट ज्वाइन नहीं किया था। इसलिए आज सुबह आधिकारिक तौर पर वो शामिल हुए और अजीत पवार ने उनको एबी फॉर्म भी दे दिया है। यानी मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट से जिशान सिद्दीकी एक बार फिर से उम्मीदवार हैं और इस बार एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार हैं। बांद्रा ईस्ट का वो इलाका है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले ही उनके पिता की उन्हीं के दफ्तर के सामने हत्या कर दी गई और बांद्रा ईस्ट वो इलाका है जहां पर मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे का घर भी है। उद्धव ठाकरे ने वरुण सरदेसाई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो ये बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। और आपको बता दें कि वहां पर एमबीए में झगड़ा भी है, क्योंकि देखा जाए तो 2019 में वहां पर कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस दावा करी कि हमारा सिटिंग सीट है, हम लड़ेंगे, लेकिन वहां शिवसेना ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसको लेकर अभी एमबीए में काफी सनसनी चल रही है। इसके अलावा भी मैं कुछ 4 नेता जो हैं, संजय काका पाटिल ये तासगांव इलाके से आते हैं, इसके अलावा देवेंद्र भुआर ये वरुण मुर्शी नाम का इलाका है, विधानसभा क्षेत्र वहां से आते हैं, निशिकांत पाटिल इस्लामपुर से आते हैं और प्रताप राव चिखलीकर भी एनसीपी अजीत गुट से जुड़े हैं। प्रताप राव चिखलीकर भाजपा के ही पूर्व सांसद रहे हैं, भाजपा के पूर्व सांसद है जो भाजपा छोड़कर अब एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए। हालांकि इसे इस तरह से ना देखना चाहिए कि बीजेपी का दल बदल करके अजीत पवार गुट में गया है यानी महायुति में तोड़फोड़ है, बल्कि इसे इस तरह से देखना चाहिए कि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत काफी चेहरों को पार्टियों के सिंबल पर लड़ाया जा रहा है, बदला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर नारायण राणे का एक बेटा बीजेपी से लड़ रहा है और दूसरा बेटा शिवसेना शिंदे गुट से लड़ रहा है। कल शिंदे गुट में राणे ज्वाइन किए और वो सीट से लड़ती। बिल्कुल, तो ये जो सियासी हालात हैं बांद्रा ईस्ट के वो दिलचस्प हो गए हैं। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका